उसमें भी आरटीआई किए गए। तो ये पहले आरटीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से इवेल्युएशन के लिए जो फोटोकॉपी थी आंसर शीट की, उसमें ये जवाब दिया गया कि क्योंकि ये एक्ट के अंतर्गत इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको आपको दिया नहीं जा सकता है सर्टिफाइड कॉपी इवेल्युएशन आंसर इवेल्युएटेड आंसर शीट की। तोमर जी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। एक बार कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं? कौन से बोर्ड का बता रहे हैं? हेलो, मैं बता रहा हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के आंसर शीट की इवेल्युएटेड कॉपी लेने के लिए, सर्टिफाइड कॉपी लेने के बारे में। खुद के बच्चे की थी या किसी और की थी? पार्डन? वाज इट फॉर योर ओन किड और फॉर अदर किड? मतलब आपके अपने बच्चे के लिए? मैं तो अपने बच्चे की कॉपी के लिए बच्चे से आवेदन दिलाया कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कक्षा 12 का था, जब आरटीआई आया था तो 2005 में आरटीआई आया। इसके बाद मैंने 2006 में ये तुरंत एप्लीकेशन लगाया कि भाई सर्टिफाइड कॉपी दी जाए आंसर शीट की। तो एक तो मैंने लगाया अपने बच्चे का, दूसरा कुछ लोगों को और लगवाया, तो उन्होंने भी सीबीएसई के आंसर शीट मांगे। और दूसरे आंसर शीट, जैसे कहीं पर किसी में इवेल्युएशन हुआ किसी सिलेक्शन के लिए, उसकी भी आंसर शीट को मांगा गया, जिसमें कि ये पता चले कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं थी। तो सीपीआईओ ने मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इसको रिजेक्ट किया, अपीलेट अथॉरिटी जो फर्स्ट होती है उसने रिजेक्ट किया, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब गया तो उन्होंने इस प्री पर कि ये आरटीआई के अंतर्गत, क्योंकि एक्ट में इनके प्रावधान है यूनिवर्सिटी के, इसलिए रूल 61(4) में ये एवेल्युएशन शीट की कॉपी नहीं दे सकते। और इसमें जब मैंने उनसे कहा कि सेक्शन 8(1)(e) जो है आरटीआई का, वो पर्टिकुलर इवेल्युएशन शीट के लिए लागू नहीं होता है, तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये दो सीबीएसई के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इवेल्युएटेड आंसर शीट के साथ में 3 और दिए, जो लोकसभा सेक्रेटरीट का सिलेक्शन की आंसर शीट थी, और आपकी आवाज तोमर साहब, आपको आवाज आ रही है? तोमर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने यूपीएससी सेंट्रल सेक्रेटरीट एग्जामिनेशन या जूनियर सिलेक्शन बोर्ड, इन सब की कापियां नहीं दी जा सकती। यद्यपि इसमें भी लूप होल थे और हाई कोर्ट में इसका अपील करनी थी, पर वो नहीं की गई। इसमें जूम ऐप चालू हुई तो वो क्या स्पीकर ऑन हो गया था, कभी ने भैया को लगा दी फोन। कृपया सभी साथी अपने मोबाइल को म्यूट रखें, अनावश्यक तौर पे अपने मोबाइल को अनम्यूट। टॉपिक है और हमारे साथ अभी और भी गेस्ट हैं हमारे, जो जिनको हम लेंगे में। आप जो है सभी सहयोग बना के रखें। तोमर साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा, अगर आप कंटिन्यू करें तो अच्छा होगा। तोमर जी, मैं सोचता हूं कि अभी हमें अगले स्पीकर को लेना चाहिए, अगर आपको मोबाइल में नेटवर्क इशू है तो। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा, बट इस बारे में एक जजमेंट आया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, नीरज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। सीआईसी के सामने 21/12/2016 को ये डिसाइड हुआ
सेम इशू था कि किसी नीरज नाम के सज्जन ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कई सारे कैंडिडेट्स की आंसर शीट की कॉपी मांगी जी। सीपीआईओ ने उसे डिनाई कर दिया और ये मामला सीआईसी तक पहुंचा और सीआईसी ने इस अपने जजमेंट में ये डिसाइड कर रखा है कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसको अक्वायर करने के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो पब्लिक डोमेन में माने जाएंगे। ये थर्ड पार्टी कहते हुए सेक्शन 81J या 81E का आप हवाला देते हुए उसे देने से इनकार नहीं कर सकते और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। सर इसका साइटेशन या कुछ पीडीएफ प्लीज आप अगर शेयर कर आपका सके तो अच्छा। नंबर अगर मैं इतना कोई फ्रिक्वेंट नहीं हूँ गैजेट फ्रीक में, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सीआईसी का है, आप नोट कर लें, नीरज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ताराचंद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 2016 में आया था और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने आरटीआई के थ्रू आंसर शीट की कॉपी अलाउ कर रखी है। आज के डेट में हम अपनी खुद की आंसर शीट, अगर मैंने एग्जाम दिया है और मैं लेना चाहूँ, लेकिन उसकी नॉर्मल फीस नहीं है जो हम आरटीआई में पर पेज फीस देते हैं, वो फीस नहीं है। सेकेंडरी जो बोर्ड है इन्होंने अपनी फीस रखी हुई है 1000 रुपए। 1000 रुपए फीस देकर के आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। जहां तक दूसरे हाँ जी, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के सामने एडवोकेट रजाक के हैदर की एक पिटीशन, वो अपील में आर्गुमेंट में थे और हाईकोर्ट ने इस बारे में ये डिसाइड किया हुआ है कि आप अलग तरह की फीस निर्धारित नहीं कर सकते। जो प्रिस्क्राइब्ड फी है 2 रुपीज पर पेज के हिसाब से आपको आंसर शीट की कॉपी उसी रेट पे अवेलेबल करानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट ने के अलावा अभी जस्ट 30 दिन पहले ही माननीय सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ ने लाचो कॉलेज के मामले में भी यह निर्णय दिया है कि वो उसके अत्तर फीस नहीं ले सकता। लाचो कॉलेज ने यह कहा था कि हमने इनको कॉपी दिखाने से या उनकी प्रतिलिपि देने से बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन हमने हमारी वित्त समिति ने जो 1000 रुपए फीस निर्धारित कर दिए वो जमा करके ये कर ले। लेकिन उन्होंने एकदम ये स्पष्ट कहा है कि वो अपने स्तर पर कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं कर सकती। आरटीआई अधिनियम के तहत जो शुल्क है 2 रुपए पेज वह ही लिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, मैं आपको उसके आदेश की कॉपी भेज दूंगा। जी जब तक अभी इशू ये है कि आपको अपनी कॉपी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अपन इससे वाइड एंगल में ये देख रहे हैं कि अगर आपको हो सकता है कि आपके बच्चे को कॉम्पिटिटिव तौर पे नुकसान हुआ और आपको किसी और की कॉपी भी चाहिए। सर मैं बीच में आपकी बात काटूंगा, आप सिर्फ इसके लिए 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। इस बारे में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है सर। हम 2-4 दिन में फैसला आएगा। थोड़ा सा हम आप लोगों को इंटरप्ट करेंगे यहाँ पर, और हमारे बीच में माननीय श्री प्रोफेसर श्रीधर आचार्यलु सर भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के माननीय सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह सर भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। और कार्यक्रम के चूंकि अध्यक्ष हमारे राहुल सिंह सर जी हैं और उनको अब हम इनवाइट करेंगे कि वो इसमें अपना कुछ विचार रखें और कार्यक्रम को आगे कैसे संचालित करना है, फिर हम लोग उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, उनका कॉल आ गया था अभी, हम जैसे देख रहे थे कि शायद इसलिए वो इंटरप्ट भी हुआ है। जुड़ चुके हैं सर। हाँ सर स्वागत है। राहुल सिंह सर स्वागत है। आचार्यलु सर भी हमारे बीच में जुड़े हैं। सर स्वागत है। और आगे कार्यक्रम कैसे अपन संचालित करें इसके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन आपने। जो शिक्षा को लेकर के आपने रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कई आरटीआई दायर होती है जहाँ शिक्षा से रिलेटेड जो है आरटीआई जो जानकारी मांगी जाती है, और उसमें या तो जो वहाँ पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, वो लोग अपनी जानकारी मांगते हैं, अपनी नियुक्ति संबंधी जानकारी मांगते हैं। और कई बार जो आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो शाला में कितना खर्चा हुआ है, क्या बजट था और किस काम में क्या क्या खर्च किया है, वो इस तरह की जानकारी भी मांगी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी आंसर शीट की जानकारी भी मांगी जाती है, और उसमें एक
पैटर्न हमने ये देखा है कि तो जिला शिक्षा अधिकारी हो गए या फिर आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, वो उनको भी ज्यादा ज्ञान नहीं है आरटीआई के बारे में, प्रोसीजरल फ्लॉज बहुत है उनके इसमें, और इसीलिए सही ढंग से निराकरण नहीं हो पाता है। और ये बड़ा दुख का विषय, क्योंकि आप देखिए कि एक शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम लोगों को शिक्षित मानते हैं, और आरटीआई की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो उससे मतलब ये जो पूरा शिक्षा जगत है उसमें आप वो तो छोड़िए कि जो स्कूल शिक्षा विभाग को तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के लेवल तक जाएंगे वहां भी उतना ज्ञान नहीं है, वहां भी उसका पालन नहीं होता है। तो बीच में हमारे पास एक आरटीआई और एक बच्चे ने आरटीआई जो है वो लगाई, और उसको आरटीआई लगाना नहीं आता था। हालांकि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरनेट पे रहते हैं और ये इतना बेसिक चीज है जो कि आप इंटरनेट पर देख करके गूगल करके आप जान सकते हैं कि कैसे आरटीआई फाइल करनी है। उसने बच्चे ने किसी मणिपुर में कोई आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई नाम का .com कुछ है ऐसा, वहां पर उसने वहां उन्होंने कुछ वो फीस लेते हैं और 400-500 रुपए की फीस दे करके उन्होंने एक आरटीआई रीवा में आरटीआई लगाई। और जानकारी उसके बाद फिर उन्होंने फिर वापस कॉल किया, उनको कहा कि देखिए हमें जानकारी नहीं मिली है। तो जो मणिपुर वाली संस्था थी उन्होंने कहा है कि देखिए हमने तो उनको आरटीआई तो भेज दी है, उसकी कॉपी भी हमने आपको भेज दी है, लेकिन आपको अगर फर्स्ट अपील करनी है तो उसकी 500 रुपए 600 रुपए और फीस लगेगी। तो उसने बोला नहीं साहब मैं खुद ही कर लूंगा। फिर उन्होंने फर्स्ट अपील लगा दी। अब जब सुनवाई हो रही थी तो फिर हमने देखा कि जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में कहीं भी आरटीआई तक का जिक्र नहीं था। उन्होंने उत्तर पुस्तिका की बात की कि हमें उत्तर पुस्तिका देखनी है, 10 रुपए की रसीद भी नहीं थी, और क्योंकि अपील की प्रोसेस में ही नहीं आया था। तो फिर हमने जब प्रिंसिपल को बोला, हमने कहा कि ठीक है अगर नहीं आया अब ये दोबारा ये आरटीआई फाइल कर देंगे, लेकिन आप 30 दिन के अंदर अब दे दीजिएगा, फिर ये वापस हमारे पास अपील नहीं आना चाहिए। मैं अभी तो खारिज कर रहा हूँ अपील, लेकिन ये आप 30 दिन के अंदर दे दीजिए। तो प्रिंसिपल का यह उल्टा मेरे से सवाल था कि साहब 10th बोर्ड का तो देते हैं, 12th बोर्ड का तो देते हैं, ये 11th या 9th का 8th का वो भी देना होगा क्या? तो मेरा कहना था कि भाई एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन में अगर आपको रखनी है। हेलो सदाचारी सिंह जी कृपया वेट करिएगा, अभी डिस्कशन चल रहा है, इसके बाद फिर हम आपको चांस लास्ट में देते हैं। थोड़ा सा अभी हमारे जो विशेष अतिथि हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, और आप भी हमारे विशेष अतिथि ही हैं, और थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा, कृपया इंतजार करेंगे। धन्यवाद आपका जी। तो उसमें फिर हमने प्रिंसिपल को बताया कि देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, और ये इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आप ये इनफैक्ट सिर्फ बच्चों का हक नहीं है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी उसमें मजबूत होगी, और शिक्षा की जो वो आपकी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। मैंने कहा कि ये आपको ही मालूम पड़ेगा अगर आपके नीचे जो टीचर्स हैं वो ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए कि गलत मार्किंग कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक गलत प्रोसेस है। वो आपके सामने अगर वो गलतियां सामने आती है तो आप उसको सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का ये काम होता है आरटीआई के माध्यम से। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर बच्चा आपके पास लेकर आ रहा है कि देखिए उत्तर पुस्तिका में इन्होंने गलत मार्किंग की, भले ही वो 8वीं क्लास का हो या 11वीं कक्षा का हो, लेकिन अगर वो बता रहा है तो इससे आप अपने टीचर्स की जो क्वालिटी है उसको सुधार कर सकते हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो ये उनको समझाना पड़ा। लेकिन जहां मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसको ज्यादा से ज्यादा हमें इनकरेज करना चाहिए कि बच्चों को उनकी कॉपीज मिले, वो देख सके, और कोई पार्शियलिटी ना हो उनकी कॉपीज में। तो ये ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप देखिए जो यंग जनरेशन है वो अगर शुरुआती दौर में अगर स्कूल में ही अगर वो ये जान लेते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, हम अपनी कॉपी जो है आंसर शीट्स हम ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। तो ये आप सोचिए कि वो जब वो बड़े होते हैं तो वो एक दिमाग में एक चीज लेके बड़े हो रहे हैं कि ठीक है आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है और इसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आते हैं, हम इसके माध्यम से अपनी जो आसपास की चीजें हैं उसको दुरुस्त करते हैं, और ये पॉजिटिव भाव के साथ वो बच्चे बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक नकारात्मकता जो आ गई है सोसाइटी में कि आरटीआई से क्या होता है नहीं होता है, तो वो एक यंग एज में इनकल्कुलेट करने की जरूरी है कि ये वैल्यूज जो हैं वो अगर बच्चे अगर यूज करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा मैंने देखा कि ये जो मान्यता होती है स्कूल की, आप देखिए आपके आसपास कितने स्कूल हैं और कैसे चल रहे हैं, उसमें मान्यता की सारी जानकारी ऑनलाइन की जाती है।
लेकिन जब आप आरटीआई मांगने जाते हैं तो आरटीआई में कई बार आपको कह देते हैं कि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है या फिर ये ऐसे उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई हमारे सामने बहाने आए हैं और हमने फिर उनमें उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है पेनल्टी का। और मेरा ये मानना है कि स्कूल की मान्यता से संबंधित जानकारी, क्योंकि आपके बच्चे सही स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसमें प्रॉपर टीचिंग स्टाफ प्रॉपर है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है, स्कूल को अगर मान्यता मिली हुई 12वीं तक का तो उसके पास उतनी जमीन है या नहीं है, उसके पास प्लेग्राउंड है या नहीं है, तो ये सब तमाम चीजें हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। तो ये आपको ही मालूम होना चाहिए कि किसी स्कूल की मान्यता के लिए क्या क्या नियम है। और एक प्रोसेस होता है, जैसे स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल है वो पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो वहाँ पर उसमें वो मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वहां से अगर उनका अप्रूवल नहीं होता है तो फिर वो सीधे जो स्टेट हेडक्वार्टर से वहां पर फिर उनकी अपील जाती है और फिर वहां पर अपील की सुनवाई होती है और फिर वो मान्यता मिलती है। तो ये इन चरणों में मान्यता की पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये प्रोसेस आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद फिर जब आप उसमें देखते हैं कि किस तरह से उनको, और ये इसमें पूरा हमने देखा है कि कई स्कूल संचालक जो हमारी बात होती है वो लोग बताते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार है, पैसे लेकर के वो मान्यता उनको मिल जाती है, दे गेट द सर्टिफिकेशन एंड ऑल। और ये मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इट शुड कम ऑनलाइन, इट शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि एक बीइंग अ पेरेंट आपको ये जानने का हक है कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी मान्यता उसको प्रॉपर ढंग से मिली है या नहीं मिली है। और इसीलिए मेरा मानना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और इस तरह के मामलों में भी हमने कई कार्रवाई की है। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग खुद ये देख रहे हैं कि अगर उनकी वेबसाइट में और इम्प्रूवमेंट हो सके, जिसमें धारा 4 के तहत स्वतः जानकारी देने के प्रावधान है, तो उसमें हम लोग इन्वाइट भी कर रहे हैं कि अगर कुछ जो नागरिक हैं वो चाहें तो अपना सजेशन दे सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम उनकी वेबसाइट में। और आप एज ए पेरेंट्स आप देख सकते हैं कि स्कूल की वेबसाइट में आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो आप हमें डायरेक्ट यहाँ सूचना आयोग में लिखें और हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आदेश में, जिसमें हम शिक्षा विभाग को हम कह सकें कि भाई ये चीज़ें हैं और ये पेरेंट्स ये जानने के लिए ये इन्फॉर्मेशन उनको नेट पर भी अवेलेबल होनी चाहिए और इसलिए आप इसको अवेलेबल करवाइए। तो ये भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और इस तरह से कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहां आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारे पास ये आता है, और जिसमें स्टाफ की, जैसा मैंने कहा कि स्टाफ का अपना अलग इशू है, जिसमें सैलरी से लेकर के जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है उससे कई इश्यूज रहते हैं, वो हैं। बट मेनली स्टूडेंट्स का तो एक ही कंसर्न है, वो है आंसर शीट और जो उनकी मार्कशीट होती है या फिर उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सामने आते हैं। धन्यवाद। हेलो, thank you very much sir for your nice observations, and we just invite Professor Sridhar Acharyelu sir. He is also a professor in Law University and he has been of course ex CIC Central Information Commissioner. So I think as the topic is related with education and being a professor, he can also give some more insights on the topics. So please Acharyelu sir, you are welcome. And also I just welcome Sri Shailesh Gandhi sir, who has just joined our program. Sir, you are most welcome. Thank you very much. I am here anywhere. Do you want me to say now anything? Or should I wait for any? No, sir. Just okay, sir. You proceed, sir. Should I answer any question or should I talk on? No, I think just your thoughts and opinions on this topic. That's fine. How That's fine. how they can, okay. I am here today with you